नमस्कार, डॉक्टर्स स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमें आपकी सेहत का ख्याल है, इसलिए हम हर बार स्वास्थ्य से संबंधित नई नई जानकारी आप तक लेकर आते हैं ताकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति स्वस्थ और जागरूक रहें। आज का हमारा विषय है मधुमेह एवं रक्तचाप से आँखों में होने वाले दुष्प्रभाव, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष महोबिया जी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। दर्शकों, इससे पहले कि चर्चा शुरू हो जाए, आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। एक बार फिर से हम दोहरा दें, 1800-233-9418। इस नंबर पर कॉल करके आप अपना सवाल हमारे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा जो विषय है मधुमेह और ब्लड प्रेशर, तो डायबिटीज़ से आँखों को कैसे परेशानी हो सकती है, क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं? डायबिटीज़ शरीर की जो खून की नलियाँ, खासकर जो पतली वाली नलियाँ होती हैं, जो बड़े से छोटे होते हुए बहुत बारीक नलियाँ होती हैं, जो हमारे शरीर को पोषण देती हैं, भोजन देती हैं, ऑक्सीजन देती हैं जी। और वो खून की नलियाँ जीवंत रखती हैं। तो अगर वो नलियाँ बंद होने लग जाएं तो शरीर का हर हिस्सा उस पर असर हो सकता है, और ख़ासकर इसका असर ज़्यादा करके आँखों पर, किडनी पर, फिर हार्ट पर और ब्रेन पर होता है। और ये होता इसलिए है कि कुछ डायबिटीज़ में जो छोटी छोटी खून की नलियाँ हैं वो बंद होने लगती हैं और पोषण और ऑक्सीजन दोनों शरीर के विभिन्न अंगों पर नहीं पहुंचता। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर से आँखों को क्या तकलीफ़ें होती हैं? जी, दोनों की कार्यप्रणाली लगभग एक जैसी है। दोनों ही खून का प्रवाह अवरोध करते हैं। एक अलग अलग उसके मैकेनिज़्म हैं, लेकिन होता अंततः ये है, जैसे कि अपन ने पढ़ा है कि सुना होगा कि हार्ट अटैक आ जाता है लोगों को, हार्ट का एक हिस्सा मर जाता है और अचानक काम करना बंद कर देता है, या किसी को ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो उसको स्ट्रोक बोलते हैं, या पैरालिसिस या लकवा बोलते हैं हम लोग, तो वो हो जाता है। तो दोनों के दोनों करीब करीब एक जैसा काम करते हैं। अच्छा। कि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जी। डॉक्टर साहब, ये बच्चों में भी ये डायबिटीज़ के प्रॉब्लम देखने मिलते हैं? जी, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादा करके तो बड़े लोगों में पाई जाती है। हाँ। लेकिन ये बच्चों में भी पाई जा सकती है, बिकॉज उसको हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, या फिर जोनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं, जो बचपने में होता है। हाँ। वैसे ही कोई कोई बच्चों में कभी कभी ऐसी बीमारी हो जाती है, जैसे कुछ ट्यूमर हो जाते हैं, जिनसे उनको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। अब बचपन में जो बीमारी होती है उसका आँखों पर असर ज़्यादा होता है। नेचुरल सी बात है, क्योंकि जब कोई बीमारी को अपना नुकसान करने के लिए लंबा समय मिलेगा, हाँ। तो वो ज़्यादा नुकसान करेगी। तो जितना बड़ी अवधि होगी बीमारी की, उतना ज़्यादा नुकसान होगा। तो किसी को अगर शुगर का असर मान लो 2 साल से है और कोई बच्चे को करीब 20 साल से है, तो निश्चित तौर पे ऐसी अध्ययन में पाया गया है, रिसर्च में, कि 15 साल के बाद शुगर के मरीजों में 75% मरीजों में आँखों में कुछ ना कुछ नुकसान देखा जाता है। अब दुख की बात बोलिए या फिर एक समझ लीजिए इट्स अ बैड लक, कि ज़्यादा करके नुकसान जब तक होता है मरीज को स्वयं पता नहीं चलता। और ऐसा ही बीपी में भी होता है। बीपी के मरीज को भी ऐसा होता है कि उसको शुरू में कुछ पता नहीं चलता। बीपी के मरीज और शुगर का मरीज अगर ये सोचते हैं, मैं आपके माध्यम से लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे कोई तकलीफ़ होगी तब मैं डॉक्टर को बताऊँगा, तो ये बहुत बड़ा धोखा और छलावा है। किसी दिन बहुत बड़ी घटना घट सकती है। बीपी और शुगर में अच्छा खासा नुकसान, अच्छा खासा बीपी शुगर बढ़ने तक हमें स्वयं उसका पता नहीं चलता। तो उसका ध्यान रखना पड़ता है कि हमें खुद से चेक कराना है और खुद से पहले से आँखों बीपी और शुगर की जांच करानी है। जी जी। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से आँखों के कौन से भाग को ज़्यादा प्रभावित करती है? एक्चुअली डायबिटीज़ जो है आँखों में लगभग हर भाग को प्रभावित कर सकती है। प्रमुखता इनमें से जो होता है वो है कि आँखों का जो रेटिना होता है। अब रेटिना को समझ लीजिए जैसे कैमरा होता है। कैमरे में एक रील होती है, मान लो एक कैमरा है, आँख पीछे में एक रील होती है और सामने लेंस होता है। तो जहाँ पे लाइट गिरती है रील पे, वो होता है रेटिना। उसमें खून की नलियाँ बंद होने लगती हैं। खून में, रेटिना में चूँकि खून की नलियाँ बंद हो जाती हैं तो खून फट के बाहर आ जाता है। उसके बाद भी अगर मरीज इलाज नहीं कराता, लेज़र नहीं कराता, तो फिर वो खून की नलियाँ पूरी सिकुड़ जाती हैं और पर्दे को खींच देती हैं। जब वो पर्दे को खींच दी, उसके बाद फिर मरीज का अपन इलाज करना बहुत बहुत मुश्किल होता है, लगभग मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है।
होता है लेकिन बहुत कठिन हो जाता है। तो इसीलिए मरीज को बहुत सही समय पे जांच कराना, पहले से दिखा देना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हम उनका कॉल अटेंड कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दीपक कुमार साहू बोल रहा हूँ मैम, सिंहेश्वर छत्तीसगढ़ से हूँ। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। मेरा सवाल ये था मैम कि मेरे मम्मी को लगभग 3-4 साल से डायबिटीज है जी और उनका शुगर लेवल पीपी कराने के बाद 380 के करीब आता है और फास्टिंग कराने से 160 के करीब आता है। हेलो। जी 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 बोलिए। जी, बोलिए बोलिए। उनका दवाई चल रहा है मैम, हाँ है ना, अंग्रेजी दवाई चल रहा है उनका। हाँ। तो ऐसा कोई उपाय है जिससे हम दवाई उसको और बदल के दे सकते हैं, या ऐसा कुछ उसके खान पान में परहेज ऐसा कुछ कर सकते हैं? इस टाइप का मेरा प्रश्न है। जी दीपक जी जी, जी आपका प्रश्न मैं समझ गया। तो जी आपका प्रश्न का उत्तर तो ये है कि ऐसी कोई खान पान से पूरी तरह दवाई बंद हो जाएगी, ऐसा संभव अभी तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर हम सही कंट्रोल करेंगे, ध्यान से अगर मतलब परहेज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो शुगर की दवाइयाँ की जो मात्रा है या जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। और साथ ही साथ एक बात और, मैं बहुत दो महत्वपूर्ण बातें बोलना चाहूँगा आपके प्रश्न के माध्यम से लोगों को, कि शुगर में कभी भी अपन सिर्फ खाने के बाद का शुगर चेक कराने का चरण है, लगभग सभी लोग जानते हैं। पीपीबीएस बोलते हैं, फास्टिंग बोलते हैं, सब लोग यही करा रहे होते हैं। लेकिन हमको ये समझना है कि ये उस समय होता है जो दिन के विशेष समय में हम जब जा रहे होते हैं डॉक्टर के पास या पैथोलॉजी लैब में। लेकिन बाकी के 24 घंटे 23 घंटे का क्या, जब हम उस समय क्या शुगर सेम लेवल पे चलता है? बिल्कुल नहीं, शुगर ऊपर नीचे हो रहा होता है ग्राफ की तरह। जैसे आपकी मदर का शुगर 300 के आसपास हो जाता है, वैसे ही मैं तमाम हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारा शुगर एक डायनेमिक या फिर चलायमान चीज़ है। उसके लिए हमें HbA1c इस नाम की जांच करानी चाहिए। HbA1c 3 महीने के एवरेज शुगर हमको बताता है। जैसे कि हम अगर विराट कोहली को बोलते हैं कि इस हफ्ते बहुत अच्छा मैच खेला, लेकिन पिछले 5 मैचों में अगर वो 2-0 पे या 15 पे आउट हो रहा है, तो उसका एवरेज कम हो जाता था। मतलब ये कि औसत रन कम बना रहा है। हमको एक पूरा मतलब पैनोरामिक व्यू या बड़ा रूप नज़र आता है कि शुगर ओवरऑल कैसे काम कर रहा है। तो कभी भी पीपीबीएस पे निर्भर ना रहें, 3 महीने में एक बार HbA1c की जांच कराएं, जो उनका रिपोर्ट कार्ड है। और जैसे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड अपन देखते हैं कि कैसा शुगर था, ये रिपोर्ट कार्ड है, सब दर्शक इसको नोट कर लें और HbA1c कराएं 3 महीने में एक बार। अगर ये 7 के नीचे रहता है तो आप सुरक्षा लेवल के अंदर रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है? जी, डायबिटीज़ पे होने वाले जो भी आँखों पे जो असर होता है, हाँ रेटिना पे जो असर होता है, उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। रेटिना में खासकर डायबिटीज़, और रेटिनो मतलब रेटिना, पैथी मतलब बीमारी, डायबिटिक रेटिनोपैथी। जी लेकिन इसके साथ साथ आपने जो प्रश्न पूछा था, वो भी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ रेटिना में इसका असर होता है ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसके साथ साथ मोतियाबिंद भी होने की संभावना जल्दी हो जाती है। दूसरा, अगर डायबिटीज़ का मरीज़ कोई ऑपरेशन करा रहा है तो संक्रमण होने की खतरा डायबिटीज़ वाले मरीज़ को ज़्यादा होती है। कभी भी हम मोतियाबिंद कराने जाते हैं डॉक्टर के पास या कोई भी ऑपरेशन शरीर का कराना जाते हैं, तो हमें शुगर लेवल को कंट्रोल में करके कर रखना चाहिए, उसके बाद ऑपरेशन कराना चाहिए। अच्छा तो जैसे शक्कर होती है तो चींटी आती है, वैसे शक्कर होगा तो संक्रमण होगा। जी तो कंट्रोल, खासकर कई बार हम शिविर वगैरह में कराते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं कि आँखों का ऑपरेशन अपन बहुत लाइटली लेते हैं कि नहीं करा लेते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा, आँखों में कभी कुछ चोट लग गई तो जल्दी पक जाता है। डायबिटीज़ के मरीज जो खासकर हमारे गांव के भाई बहन लोग हमारे टीवी में देख रहे हैं, उनको मैं सलाह दूंगा कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो हमेशा पैर कवर्ड रहे, ऐसे जूते पहन के चले, सिर्फ हवाई चप्पल पहन के ना जाएं, क्योंकि अगर कोई कांटा लग गया, अगर कोई नाखून में चोट लग गई तो बहुत जल्दी पक जाता है। कई बार हमें पैर काटना पड़ जाता है। जी तो अगर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो ये सब चीज़ों से बच सकते हैं। जी डॉक्टर सर, हमारे साथ और एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम राजेश प्रसाद पांडे है। जी मैं बलौदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ ग्राम पासी से बोल रहा हूँ। जी अपना सवाल पूछिए मेरा सर। सवाल है, मेरा जो बीपी है मैम, मेरा ब्लड प्रेशर है, बढ़ जाता है, 145-150 के आसपास रहता है। हाँ और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पूजा पाठ करने वाला हूँ। कभी भूखे पे जाना पड़ जाता है, कभी एक ही रोटी खा लेते हैं वहाँ, कभी दही का जूस पी लिया, गर्म पानी या चाय, ब्राह्मण आदमी है मैं।
तो क्या करें। तो मेरा बीपी बढ़ जाता है, मेरा उम्र है 48 साल का। तो मैं आयु है तिथि डॉक्टर साहब को मैं कोटि कोटि प्रणाम करके ये पूछना चाहता हूँ कि सर मेरा कुछ उपाय बताइए या कुछ मुझे सलाह दीजिए सर, ताकि मेरा बीपी थोड़ा कम रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेश जी, आपका एक्चुअली आपका एक दुश्मन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको नुकसान कर रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसका नाम भी राजेश है, उसका नाम भी राजेश कुमार पांडे है। तो आप स्वयं अपने बहुत बड़े दुश्मन बन के बैठे हुए हैं। देखिए, कोई इसका शॉर्टकट नहीं होता। हमें जीवन में जो भी पाना होता है या कुछ भी हासिल हम करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे निजी जीवन में या आपके पूजा पाठ में, वो एक उसके लिए एक पुरुषार्थ करना पड़ता है, एक थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप इस प्रकार का अस्त व्यस्त जीवन रखेंगे तो शरीर पे कुछ ना कुछ, शरीर हमारा एक मशीन है। एक सिंपल से स्कूटर को दिन और रात आप घसीटेंगे तो 2 साल में बैठ जाएगी। तो आप सोचते हैं कि मैं ऐसे ही अपने जीवनचर्या मेंटेन करूंगा। तो ये मैं आपके माध्यम से सारे लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमें अपने जीवन में आधा घंटा अपने लिए देना चाहिए। और कभी भी ये ना सोचे कि भगवान ने हमको जो शरीर दिया है इसको मैं ग्रांटेड लेके चलूँ। और मैंने बहुत गांव वाले लोगों के साथ देखा है मैडम ये बात, कि जब अपने हाथ से अपनी तकलीफ़ों को हम आमंत्रित करते हैं और जब हो जाता है तो परेशान होते हैं, फिर पैसा लग रहा है, खर्चा हो रहा है, परेशानी हो रही है, पूरे परिवार में विपदा आ जाती है। तो आपकी खुशी आपके परिवार की खुशी है। आप स्वस्थ हैं तो परिवार खुशहाल है और आप बहुत सारा धनार्जन का केंद्र भी हैं। तो कृपया करके अपने दिनचर्या का ध्यान रखिए, गोलियां बराबर लीजिए। कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को दिखा के दवाइयों का पावर या दवाई चेंज कराइए और थोड़ा सा वॉकिंग प्राणायाम करके अपने लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। जी डॉक्टर साहब, नॉर्मल शुगर और ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए? जी, नॉर्मल शुगर एंड ब्लड प्रेशर आमतौर पे 120-80 को अपन 2 प्रकार के मानते हैं, ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक। तो 120-80 को नॉर्मल मानते हैं, लेकिन एक उम्र होने के बाद 130-90 को भी बोलते हैं, एक वृद्धावस्था में हम नॉर्मल मान सकते हैं। शुगर भी ऐसे ही है कि करीब एवरेज समझ लीजिए, फास्टिंग जो होता है वो 120 के आसपास रहता है और खाने के बाद वाला 180 के आसपास रहता है। ये एवरेज है। लेकिन इसके सिर्फ इसकी जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक बार चेक करा लिए और उसके बाद कम से कम मुझे लगता है शुगर वाले मरीज को अगर आप सामान्य भी हैं तो गांव क्षेत्र में मैं कहूँगा महीने में एक बार चेक कराइए। शहरी क्षेत्र में मैं कहूँगा कम से कम आप महीने में एक बार हफ्ते में एक बार चेक कराइए। हो सके तो शुगर नापने की मशीन, और आजकल तो ऑटोमेटिक बीपी नापने की मशीन भी आती है, और हर शहर क्षेत्र में कोई ना कोई डॉक्टर रहते हैं जो बीपी शुगर चेक करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ध्यान रखिए। और जितना बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों में ताकत है जान ले लेने की, शुगर बीपी में भी वही ताकत है जान ले लेने की। इसको कृपया लाइटली ना लें। जी डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी क्या होता है? इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि जो बीपी या हाइपरटेंशन के कारण रेटिना में बीमारी होती है तो उसको हाइपरटेंसी रेटिनोपैथी मतलब बीमारी, पैथोलॉजी मतलब बीमारी, तो इसको कहते हैं। और ये बीपी के कारण होती है। और जहाँ तक के लोग, जैसे अभी हमारे पांडे जी ने फ़ोन किया था, लोग थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं कि बीपी तो मेरा नॉर्मल ही रहता है। कभी कभी कोई बड़ी घटना भी घट जाती है, और वैसी घटना जब आँखों में घटती है तो ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा हमारे दर्शकों से, कि जब भी शुगर या बीपी का असर आँखों पे होता है तो ये मत समझिए कि जिस प्रकार से मोतियाबिंद को हम पूरी तरह ठीक कर लेते हैं, जिस प्रकार से बहुत सारी बीमारियों को मेडिकल फील्ड में इलाज है, बहुत सारे डायबिटिक के कारण जो होने वाले आँख में बीमारी है, बीपी के कारण होने वाले आँख में बीमारी है, उसको वापस हम लोग चाह के भी नहीं कर सकते। तो एक बार जो नुकसान हो जाता है, जैसे बीपी में आपने जो पूछा, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में आंखों की नस अगर सूख गई या आंखों में मेन नस का सप्लाई बंद हो गया तो अचानक अंधापन आ सकता है। अचानक, और उसको फिर वापस दुनिया की कोई ताकत ईश्वर को छोड़ के ला नहीं सकती। जी, मतलब ऑपरेशन करके इसको ठीक नहीं किया जा सकता? जी नहीं, शुगर या बीपी में, शुगर के कई अवस्था में हम इंजेक्शन लगाकर, लेज़र करके, ऑपरेशन करके उसको वापस ला सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार शुगर की अवस्था, बहुत सारी उग्र अवस्थाएं होती है रेटिनोपैथी, जिसको वापस नहीं ला सकते। और बीपी में भी कई बार लाइट शुरुआती कुछ नुकसान होते हैं, जिसमें खून की छोटी मोटी नस बंद होती है, उसमें हम इंजेक्शन लगा के, लेज़र करके नज़र वापस ला पाते हैं। लेकिन अगर कुछ मेजर हो गया तो नज़र वापस नहीं आती, नहीं आ सकती है। जी डॉक्टर साहब, लेज़र पद्धति के बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, लेज़र पद्धति आँखों में शुगर के खासकर और बीपी के जो नुकसान होता है उसके लिए होती है। अब लोग ज़्यादा करके एक लेज़र को सोचते हैं आँखों का सारे लेज़र एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो चश्मे का नंबर हटाने का लेज़र अलग होता है,
और डायबिटीज़ और रेटिना के लिए जो लेज़र होता है वो लेज़र अलग होता है। जी। ये एक प्रकार की विकेंद्रित या बहुत फोकस लाइट होती है, कुछ कुछ वैसे ही जैसे बच्चे खेलते हैं आजकल लेज़र लाइट से, हाँ हाँ। लगभग वही लाइट होती है, क्योंकि वो एक विशेष दिशा में होती है और वो एक विशेष पावर को वहाँ तक आँख में रेटिना तक डिलीवर करती है। तो ये जो लेज़र होता है ये शुगर में होने वाले नुकसान को हम बैलेंस करते हैं, समझ लीजिए। जी। तो एक प्रकार से दर्द रहित प्रक्रिया है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। अगर कोई डॉक्टर आपको बोले कि आपको लेज़र करवाना है तो ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ना इसमें इंजेक्शन लगता है, ना चीरफाड़ होती है। आप आराम से लेट के दवा डाल के लाइट के द्वारा आपकी आंखों का इलाज किया जाता है, और ये कराना बहुत ज़रूरी है। जब भी अगर आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ ने ऐसा बोला है कि हमको कराना है तो आपको बिल्कुल बेझिझक इसको करानी चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, डायबिटिक है पेशेंट पहले से, तो मतलब ऑपरेशन के बाद उसको तकलीफ तो नहीं होती? डॉक्टर साहब, हम यहाँ रोकना चाहेंगे, कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अब्दुल रहीम पठान, 12 राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, राजस्थान 12 से अब्दुल रहीम पठान। हाँ जी, अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए और सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। मेरी जी पूछिए अब्दुल भाई, पूछिए। जी मेरी बड़ी बहन है, उसकी आंखों में मोतियाबिंद है, जी। और डॉक्टर साहब बार बार ये कहते हैं कि आप शुगर कम कीजिए, और शुगर उनके कम होती नहीं है, इसलिए ना तो लेंस डलवा पा रही है ना ऑपरेशन पा रही। जी अब्दुल भाई, आपकी प्रॉब्लम मैंने सुनी, और ये कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि ऑपरेशन कम करो शुगर, तब हम करेंगे, और अपन कई बार भटक रहे होते हैं। तो थोड़ा सा जब हम लोग क्या करते हैं हमारे अस्पताल में, हम क्या करते हैं, मरीज को हमारे पास ही के किसी अस्पताल में एक आध दिन के लिए भर्ती कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, 24 घंटे तक उनकी शुगर की जांच करते हैं, और थोड़े दिन के लिए लगता है तो इंसुलिन पे शिफ्ट कर देते हैं या ओरल गोलियां बढ़ा देते हैं। जब भी मरीज भर्ती होता है तो सब कुछ संयमित हो जाता है, घर के माहौल से बाहर आ जाता है, तो खाना पीना लिमिटेड हो जाता है उसका, और डॉक्टर उसको जब बहुत क्लोजली मॉनिटर कर सकता है। तो गोलियों के द्वारा और इंसुलिन के द्वारा उसको भर्ती करके 1-2 दिन भर्ती करिए, और 1-2 दिन भर्ती करने के बाद जब वो शुगर कंट्रोल हो जाएगा तो ऑपरेशन करा लीजिए। ये सबसे अच्छा उपाय यही है। जी डॉक्टर साहब, हम वही ऑपरेशन के बाद पे आए थे। ऑपरेशन के बाद कोई तकलीफ तो नहीं होगी? जी देखिए, ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन होता है, जैसे हम हवाई जहाज़ में बैठते हैं, हाँ। जैसे हम रोड पे ट्रैवल करते हैं, एक निश्चित % ऑफ रिस्क तो विश्व के सारे अस्पतालों में होता है, लेकिन इसको तकलीफ नहीं मानेंगे, वो नॉर्मल रिस्क मानते हैं। जैसे रोड पे चल रहे हैं, हम रोड पे चलना बंद तो नहीं कर देते, नहीं कर राइट? सकते हैं। तो ये रिस्क ज़्यादा नहीं होता अगर हमारे शुगर कंट्रोल है। जिस व्यक्ति का शुगर कंट्रोल ना होता है उसको रिस्क होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने कहा, चींटी आ जाती है शक्कर होने पर, वैसी शुगर होगा तो उसका संक्रमण होने का डर रहता है। जी। ज़्यादा करके आजकल की जो नई मशीनें आ गई हैं, खासकर आप अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन बोलेंगे तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन में अब जो चीरा लगता है वो मात्र एक पेन की नोक के बराबर लगता है, करीब 2 मिलीमीटर के आसपास, जी। 2-2.5 मिलीमीटर का चीरा लगता है। तो एक छोटा सा सुराख बस होता है, उससे मोतियाबिंद को घोल के पी जाते हैं, हाँ। और उसी सुराख से लेंस को रुमाली रोटी जैसा गोल करके डाल देते हैं, अच्छा। और आँख के अंदर खुल जाता है वो। तो पता ही नहीं चलता कि क्या तकलीफ हुई और कैसे हुआ, हालांकि मुश्किल से 10-15 मिनट में पूरा ऑपरेशन हो जाता है। जब इतना छोटा सा चीरा हो रहा है, लेज़र पद्धति का इस्तेमाल हो रहा है, तो ज़्यादा करके इसमें तकलीफ नहीं होती। हमें बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, जी। बस शुगर कंट्रोल करना है। जी डॉक्टर साहब, हम मोतियाबिंद के बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, मोतियाबिंद के बारे में मैं जानकारी ये देना चाहूँगा कि अभी खासकर ये जो समय है, ठंड का समय, बहुत सारे लोग इस समय ज़्यादा मोतियाबिंद कराते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि ठंड में कराना चाहिए, हाँ। हम कभी भी करा सकते। उस समय की बात अलग थी। पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग ना मतलब 1 महीने तक दोनों तरफ रेत रख के हाँ। मरीज को लेटा देते थे, क्योंकि क्या होता था, ये मतलब यहाँ से लेके मेरी आँख देखिए यहाँ तक पूरा काटते थे और पूरा खोल देते थे आँख को, और मोतियाबिंद लगा के उस पर टाँके भी बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं होते थे, तो उसको हिले मत करके मरीज को 1 महीने तक लेटा के रखते थे। और उस समय से 2 चीज़ें चल रही हैं कि मोतियाबिंद के बाद 1 महीने नहाना नहीं, ये बहुत प्रचलित है, और दूसरा लोग बोलते हैं जब पक जाए तो मोतियाबिंद कराना चाहिए। ये बड़ा 1-2 बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। तो मैं आपके बहुत सुंदर माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि मोतियाबिंद के बाद आजकल मुश्किल से 7 दिन का परहेज ज़्यादा टाइट होता है,
और लगभग 7 से 15 दिन के बाद हम नहाने के लिए सारे काम करने बोल देते हैं। लगभग घर का काम तो आप तीसरे दिन से करने लग जाते हो, कोई खास वो परहेज नहीं होता इसमें। और दूसरी बात ये जो बोलते हैं कि हमें शुगर मोतियाबिंद पकने के बाद ऑपरेशन कराना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक छोटी सी सुराख से हम फेको या लेज़र जिसको आमतौर पर भाषा में लोग बोलते हैं, एक्चुअली वो साउंड एनर्जी होती है, फेको बोलते हैं उसे, वो अंदर डालते हैं, पेन की नोक के बराबर छेद होता है। और वो मोतियाबिंद को जिस प्रकार से समझ लीजिए एक मिक्सी में हम फ्रूट को ढाल के घोल लेते हैं, वैसे ही वो फ्रूट को घोल के उसको सक कर लेते हैं और इतने छोटे से चीरे से मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? प्रेमदास दिवाकर बोल रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ मैडम। जी और बलौदा मेरा जिला सिंगा ब्लॉक। जी नमस्कार। जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो दिवाकर जी, अपना सवाल पूछिए। ये क्या है, तो 2.5 साल हो गया शुगर है और 2.5 से 3 साल उसका जो चेक कराता हूँ डॉक्टर से ना, तो वो बताते हैं वो। और आँख कमजोर, पेपर वगैरह पढ़ता हूँ तो आँख में तुरंत दिखाई नहीं देता है। अच्छा, प्रेमदास जी, मुझे लगता है कि आपको तुरंत एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। अगर वो नेत्र रोग विशेषज्ञ रेटिना में अभ्यस्त है तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि रेटिना वाले डॉक्टर के पास दिखाएं, बिकॉज आँखों के के भी अलग अलग विभाग होते हैं और कुछ डॉक्टर जो होते हैं इस विभाग में ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो अगर कोई ना हो तो नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। अगर कोई रायपुर आते हैं तो किसी रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाइए और आपके आंखों में या तो मोतियाबिंद या फिर शुगर के से होने वाले दुष्परिणाम की भगवान न करे शुरुआत हो गई हो। दूसरा एक ये भी हो सकता है कि आपका चश्मे का नंबर चेंज हो गया हो, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं, तो चिंता ना करें, मेरे ख्याल से एक्टिव हो जाएं और आके तुरंत जांच कराएं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और शुगर कंट्रोल रखिए। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी दूरदर्शन की टीम को, आप लोगों को, जिन्होंने एक ऐसे यूनिक टॉपिक पे आज एक चर्चा रखी जिसपे लोग अज्ञानतावश बहुत तकलीफ उठाते हैं। देखिए, अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इससे होने वाले दुष्परिणाम से बचेंगे। हमारे शरीर से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं, हमारी आँखों से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं। और अगर हम तकलीफ़ अगर छोटी सी सावधानी से, जैसे कि गोलियों को बराबर लेना जो कि लगभग सब लोग करते हैं, परहेज करना जो कम लोग करते हैं, हाँ। इसके अलावा थोड़ा सा आधा घंटा थोड़ा सा चलना जिसमें कि हमारी सांस चले, जिसे हम कार्डियो कहते हैं, और उसके बाद समय समय पर आंखों की जांच, तुरंत जैसे शुगर का पता चले उस समय, ऐसे नहीं कि धुंधला दिखे तब जांच कराएं। अच्छा। जैसे ही शुगर का पता चले आपको आंखों की जांच करानी है, बीपी का पता चले आपको आंखों की जांच करानी है। इतना करने से हम आने वाली बहुत सारी परेशानी और उसके साथ आर्थिक तकलीफ़ों से भी बच जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आज के विषय पर इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यही उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम से आपको जरूर लाभ पहुंचा होगा। दर्शकों, अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।